जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक लंबे ब्रेक के बाद फिर से हम शुरू करेंगे वीडियो एग्ज़ाम और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सबको फोकस करते हुए जो हम जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला लेके आते थे उसी को दोबारा शुरू करता हूं आज से। और वीडियो एग्ज़ाम जो आपका 26 और 27 जून को है तो उसको मुख्यतः हम टारगेट करेंगे। तो आज उसी में दूसरा मॉक टेस्ट मैं अपलोड करूँगा। तो पहला क्वेश्चन आज देखते हैं कौन कौन से 50 क्वेश्चन है आज के मॉक टेस्ट में। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है और जब सिद्धार्थ ने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया तो इनको नाम दिया गया गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध जो थे ना, बुद्ध का मतलब ही क्या होता है, ज्ञान होता है। तो गौतम को किस नाम से जाना गया, गौतम को गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। और बुद्ध शब्द का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए जो गौतम बुद्ध हैं इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी में ही एक जगह है सारनाथ। सारनाथ वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को। और पहले उपदेश की घटना को बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो ये भी आप याद रखना कि धर्म चक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है, बुद्ध के जन्म की जो पहले जन्म की घटना है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध है ना, इनकी बीवी का नाम भी पूछा जाता है यशोधरा। महात्मा बुद्ध की बीवी का नाम है यशोधरा और इनके बेटे का नाम है राहुल। ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। और बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है, तो बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्लियर क्लियर। अच्छा, एक मज़ेदार क्वेश्चन और बताता हूँ। देखो, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाओं में क्या लिखा गया है, दोस्तों बुद्ध के पुराने जन्मों की कहानी वो जातक कथाओं में लिखी गई है। और भविष्य का बुद्ध किसे कहा जाता है, तो दोस्तों मैत्रेय। मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध कहा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार जब इस धरती पर महात्मा बुद्ध का अवतार होगा तो वो किस नाम से जाना जाएगा, मैत्रेय के नाम से। क्लियर दोस्तों। तो ये आप याद रखना, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम को बुद्ध के नाम से जाना गया। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 102। ठीक है, 102 का मतलब ये दूसरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग की उनकी विजय का उल्लेख करता है। दोस्तों, मौर्य सम्राट जो अशोक है इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। तो 261 बीसी में जो कलिंग का युद्ध हुआ ये राजा खारबेल और अशोक के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, राजा खारबेल और अशोक के बीच। दोस्तों, ये जो खारबेल है ना, ये चेदी वंश का राजा है और ये बौद्ध धर्म को मानता है। और अशोक खारबेल जैन धर्म को मानता है और अशोक जो है ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। क्लियर। अब कलिंग युद्ध का वर्णन जो देखने को मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा 13वें शिलालेख में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 13वां शिलालेख। दोस्तों, ये जो कलिंग नाम की जगह है ना वो उड़ीसा में है। और कलिंग युद्ध के बाद ही ना अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया और उसने धम्म की नीति को ग्रहण कर लिया था। ठीक है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। दोस्तों, अशोक का ना एक नाम और भी आपके एग्जाम में पूछेगा, देवानाम प्रियदर्शी। तो अगर आपके एग्जाम में आए कि देवानाम प्रियदर्शी जो नाम है ये किसका नाम है, दोस्तों देवानाम प्रियदर्शी नाम अशोक का है। ठीक है, और सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना भी की थी। ये भी आपको याद रखना है, सम्राट अशोक ने किस नगर को बसाया था, श्रीनगर को। और इसी के टाइम में तीसरी बौद्ध परिषद भी आयोजित की गई थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, अशोक का उत्तराधिकारी उसका बेटा कुणाल था। ये भी आप याद रखिएगा, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल। तो कलिंग का युद्ध 13वां शिलालेख। और भारत में शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है, दोस्तों सम्राट अशोक को ही शिलालेखों का जनक कहा जाता है। और अशोक के शिलालेखों की लिपि सबसे पहले किसने पढ़ी थी, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी। अशोक के शिलालेखों की लिपि सबसे पहले किसने पढ़ी, जेम्स प्रिंसेप ने। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी। दोस्तों, लोथल की खुदाई का सिरा दिया जाता है
SR राव को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। SR राव को लोथल की जो खोज हुई थी इसका श्रेय दिया जाता है, और लोथल की खोज हुई थी 1954 में। ये आप याद रखना दोस्तों। लोथल ना ये सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह माना जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, लोथल। और लोथल कौन सी नदी के किनारे है, तो ये गुजरात में जगह आती है आज के टाइम में। ये भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है, और ये भोगवा नदी के किनारे लोथल, क्लियर, गुजरात में आता है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता ना ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये भी आप याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ये कांस्य युग की सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 104 104 क्या कहता है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक हुई थी। दोस्तों महाभारत का युद्ध जो चला ना वो आपका 18 दिन तक चला था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 18 दिन तक। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत का असली नाम क्या है, मतलब मूल नाम, इसका असली नाम जो ना वो जय संहिता है। कभी आपके एग्जाम में आए कि महाभारत का वास्तविक नाम क्या है, जय संहिता, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और महाभारत को किसने लिखा है, वेद व्यास ने। महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास हैं, क्लियर। और ये जो कुरुक्षेत्र जगह है ये हरियाणा में आती है। क्वेश्चन संख्या अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 105 कहा गया है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान कौन प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान था। दोस्तों जो कनिष्क है ना, कनिष्क के शासन के दौरान आयुर्वेद का प्रमुख विद्वान है चरक। चरक ये जो है मेडिकल के लिए जाने जाते हैं। और कभी क्वेश्चन आए कि चरक संहिता किसका ग्रंथ है, तो दोस्तों चरक संहिता एक चिकित्सा का ग्रंथ है। मैं बात करता हूँ कनिष्क की। दोस्तों कनिष्क कुषाण वंश का राजा है, कुषाण वंश का राजा। और ये 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। और 78 ईस्वी में इसने शक संवत की शुरुआत भी की थी, शक संवत। और कभी क्वेश्चन आए कि शक संवत की शुरुआत किसकी याद में की गई है, तो कनिष्क ने जब अपना राज्याभिषेक करवाया तब ये शक संवत की शुरुआत की थी। और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर इसी शक संवत पर आधारित है, ये आप याद रखना दोस्तों। कनिष्क के टाइम में ही ना बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान की जो शाखा है इसमें बटा था कनिष्क के टाइम में, जब चौथी बौद्ध परिषद हुई थी तब, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तारीख फ़िरोज़ शाही किसने लिखी है। दोस्तों तारीख फ़िरोज़ शाही जो ग्रंथ है ना ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। इब्न बतूता यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है। और इब्न बतूता आया था मोरक्को से, जहाँ की नोरा फतेही है, मोरक्को से आया। और इसने ग्रंथ लिखा रेहला, सफ़रनामा जिसको बोला जाता है। तो ये आप याद रखना, इब्न बतूता ये रेहला ग्रंथ लिखा था, ये मोरक्को से आया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। दोस्तों 1857 के विद्रोह को किसने विद्रोह नहीं कहा, तो इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कार्ल मार्क्स ने 1857 का जो विद्रोह है उसको विद्रोह नहीं माना, याद रखना दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसा विद्रोह, सिपाही विद्रोह, ठीक है दोस्तों। कार्ल मार्क्स की हम बात करते हैं तो इनकी एक बड़ी फेमस मतलब किताब है दास कैपिटल, ये आप याद रखिएगा, बहुत बहुत आती है। और हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है, तो दास कैपिटल को लिखने वाला व्यक्ति है कार्ल मार्क्स, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह है ये उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ, मेरठ से। 1857 का सिपाही विद्रोह यूपी से प्रारंभ होता है, मेरठ से, ठीक है। और ये खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है मेरठ जिला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी। दोस्तों मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग जो हुई ना वो हुई थी आपकी 24 मार्च 1940 को। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 24 मार्च 1940 को, ठीक है। और जिन्ना ने सबसे पहले इस बात को मतलब उठाया। और अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का नामकरण किसने किया, चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। अच्छा कल पाकिस्तान के एक प्रधानमंत्री थे इमरान खान, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और थोड़ा ये एक लोकतंत्रात्मक देश में ऐसी घटना ये लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं खतरा होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन है, इमरान खान की पार्टी का नाम क्या था, जो इमरान खान की राजनीतिक पार्टी है उसका नाम क्या है, कमेंट में लिख के बताइएगा आज। तो पाकिस्तान जो है इसका नामकरण किसने किया, चौधरी रहमत अली ने किया था। नेक्स्ट आपका, भारत में वंदे भारत पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों भारत में वंदे भारत पत्रिका, वंदे मातरम सॉरी,
वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे वो थे आपके अरविंद घोष। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अरविंद घोष, इन्होंने वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत की थी। ठीक है, 1605 में 1605 और 6 से स्टार्ट हो गई थी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पर फांसी दी थी? दोस्तों तात्या टोपे को जो फांसी दी गई ना, वो दी गई थी शिवपुरी में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, शिवपुरी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों ये जो 1857 का विद्रोह है ना, 1857 का विद्रोह है, अगर आपसे पूछा जाए कि लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व क्या था? बेगम हजरत महल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? दोस्तों चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 होता है, ये आप याद रखिएगा, 1/4 भाग होता है। क्लियर। तो 111 का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1/4 है। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आ जाता है, तो 1 मिनट 33 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश आ जाता है पृथ्वी पर। क्लियर, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? दोस्तों नासा के अनुसार अगर हम देखें, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा वो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, और प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद आता है अल्फा सेंचुरी का नाम। दोस्तों साइरस क्या है? हमारे सौर परिवार में सबसे चमकीला तारा साइरस है, ये आप याद रखिएगा। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वो है आपका साइरस। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो सितारे होते हैं इनमें ऊर्जा किस कारण से बनती है, तो सितारों में ऊर्जा बनने का कारण है नाभिकीय संलयन, ये आप याद रखिएगा। नाभिकीय संलयन जो है ये आपका मतलब इसमें इसके कारण सितारों की ऊर्जा बनती है। और जितने भी तारे होते हैं ना उनका मैक्सिमम भाग किसका बना होता है? हाइड्रोजन का, और उसके बाद हीलियम। लगभग 70% हाइड्रोजन होती है और 26% आपकी हीलियम होती है हर एक तारे में, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने तारामंडल की खोज हो चुकी है, 89 तारामंडल ऐसे हैं जिनकी खोज हो चुकी है। क्लियर। चलिए, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? दोस्तों रोहतांग दर्रा ये भारत में मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। और ये जो रोहतांग दर्रा है ना, ये कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, ये आप याद रखना। दोस्तों इस दर्रे का दूसरा नाम क्या है? इस दर्रे को भृंगु तुंग भी कहा जाता है, भृंगु तुंग भी कहा जाता है इस दर्रे को। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल की राजधानी तो शिमला है, चलो एग्री हो आप, तो हिमाचल की राजधानी शिमला है। शिमला में क्या है? शिमला में भारत का राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि भारत का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में है। और हिमाचल प्रदेश का दोस्तों एक नेशनल पार्क जरूर याद रखिएगा, बहुत आता है आपके एग्जाम में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये भारत के किस राज्य में है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में। और उत्तराखंड कब बना था? दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बना था। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है, और सिक्किम भारत की सबसे छोटी स्टेट है जनसंख्या में। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की? सिक्किम की। और सिक्किम 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बना गया था। ठीक है, 16 मई को बना था ये। जम्मू कश्मीर दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा केसर कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में होती है। नेक्स्ट वन क्यों चलते हैं। कौन सा जल निकाय है जो अंडमान निकोबार को अलग करता है? अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। अच्छा दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? देखो, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करने वाला एक चैनल है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल जो बंगाल की खाड़ी में आता है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। दोस्तों मैं 9 डिग्री को मैं बता देता हूँ, 8 डिग्री आप बताइएगा। ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। कभी क्वेश्चन आए कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अच्छा, मैं अंडमान के बारे में बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक।
सैडल पीक अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। और अंडमान निकोबार के ना 21 द्वीप थे जिनका नाम भारत सरकार ने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रख दिया है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर है? तो 21 द्वीपों का नाम। और अंडमान निकोबार ना ये बंगाल की खाड़ी में आता है। ठीक है, 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र प्रदेश में अंडमान निकोबार ही है। ठीक है। अच्छा, अंडमान निकोबार का एक नेशनल पार्क रट के जाइएगा, हो सकता है कि वीडियो के एग्जाम में आपसे पूछा जाए। गैलीथिया नेशनल पार्क। गैलीथिया नेशनल पार्क ये कहाँ पर है दोस्तों? गैलीथिया नेशनल पार्क ये अंडमान निकोबार में है, याद रखना। नेक्स्ट आपका, पटाका किस देश की मुद्रा है? दोस्तों पटाका जो है ना वो मकाऊ की मुद्रा है। आपका ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। पटाका किस देश की मुद्रा है? तो जवाब होगा आपका मकाऊ की मुद्रा है। मकाऊ जो ना ये चीन के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, पनामा की मुद्रा क्या है? पनामा की मुद्रा है डॉलर। पनामा की मुद्रा डॉलर। लाओस की मुद्रा क्या है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, लाओस की मुद्रा है आपकी न्यूकी प्लाओ। न्यूकी प्लाओ। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपका, भारत में दुनिया की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? दोस्तों अभी देखो, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें चीन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। अगर आपसे पूछा जाए 2011 के अनुसार दुनिया की लगभग 17.5% आबादी भारत में निवास करती है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। अच्छा दोस्तों देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, भारत का एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर, ये भारत का एरिया है। अब ये संपूर्ण विश्व का बनता है 2.4%। दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% जो है ना ये भारत में आता है। और इस 2.4% एरिया पे लगभग 17% आबादी, 17.5% आबादी दुनिया की वो भारत में निवास करती है। याद रखना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ये आबादी शब्द लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन आए कि डेमोग्राफी क्या होता है? दोस्तों जनसंख्या का आकलन करना क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस कब होता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? दोस्तों पूरी तरह से भारत में स्थित जो पर्वत शिखर है वो है आपका माउंट कंचनजंगा। ठीक है, माउंट कंचनजंगा ये जो है ना भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अच्छा सॉरी, माउंट कंचनजंगा तो नेपाल में हो गया। इसका सही जवाब बनेगा नंदा देवी। नंदा देवी। नंदा देवी जो है ना ये आपका कौन सा पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? नंदा देवी उत्तराखंड में है, कामेत। तो इसका सही जवाब नंदा देवी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नंदा देवी केवल भारत में है आपका, और ये उत्तराखंड में आता है। जबकि कंचनजंगा जो है ये आपका नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है, तो इसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी लगता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अच्छा दोस्तों, यहाँ अगला क्वेश्चन है आपका, नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी भारत में एक ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है कौन से नंबर के थे, तो ये भारत में छठे राष्ट्रपति माने जाते हैं। नीलम संजीव रेड्डी छठे राष्ट्रपति। दोस्तों अगर भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु पूछा जाए तो 35 वर्ष की आयु होती है। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, इसे संवैधानिक प्रमुख का दर्जा भी प्राप्त है। अभी कौन है भारत की राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। और मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 19 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको बोलेंगे हम क्षमादान। याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 72 में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, पूछ लेता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति अभी भारत के जगदीप धनखड़ है और इनका चुनाव कौन से आर्टिकल के तहत होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 66 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 66 के अनुसार क्या है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। जबकि 63 में क्या कहा गया है? 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और दोस्तों उपराष्ट्रपति ना ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कभी क्वेश्चन आए
कि उपराष्ट्रपति कौन से सदन का पदेन सभापति है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है आपका भारतीय संविधान। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, वो भारत का संविधान है। और भारत का संविधान किसने अपने हाथ से लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इसका सही मतलब आप नाम याद रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्लियर। चलिए, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित है। ठीक है। भाग 2 में आर्टिकल अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका डीपीएसपी। दोस्तों डीपीएसपी भाग 4 में आता है। डीपीएसपी भाग 4 में आता है और आर्टिकल 36 से 51 में इसका वर्णन है। 36 से 51 में इसका वर्णन है। और डीपीएसपी का काम क्या है, ये कल्याणकारी राज्य से प्रेरित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये डीपीएसपी में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अच्छा भारत में संविधान दिवस कब होता है। दोस्तों भारत में संविधान दिवस होता है 26 नवंबर को। भारत में संविधान दिवस कब होता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, 5वीं अनुसूची। जो शेड्यूल एरिया है हमारे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनका नियंत्रण जो है वो कौन सी अनुसूची में है, वो 5वीं अनुसूची में है। दोस्तों 9वीं अनुसूची ये भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, भाग 17। और 4थी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। ठीक है, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट आपका, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पे लागू किया गया था। दोस्तों नागौर जिले में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, नागौर जिला। और भारत में पंचायती राज दिवस कब होता है, 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस होता है। और भारत में 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है जो आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। क्लियर दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। दोस्तों फायरफॉक्स, मोजिला, नेटस्केप, नेविगेटर और माइक्रोसॉफ्ट एज ये सारे आपके वेब ब्राउज़र हैं। लेकिन गूगल एक सर्च इंजन है, ये आप याद रखना। गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि बाकी सारे वेब ब्राउज़र हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है, तो दोस्तों गूगल जिस कंपनी का सब प्रोडक्ट है वो अल्फ़ाबेट है। ठीक है। और गूगल की शुरुआत कब हुई थी, 1998 में लैरी पेज और सर्जी बिन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, लैरी पेज और सर्जी बिन। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों स्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में किसको जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा रैम। इसका सही जवाब क्या होगा, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ना, ये आपकी एक कैसी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि जो कंप्यूटर में रैम होती है ना, रैम सीपीयू के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों का या जो डेटा होता है उसको स्टोर करती है, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे लिखा गया दोस्तों आपका हार्ड डिस्क जो होती है ना, सेकेंडरी मेमोरी होती है, द्वितीयक मेमोरी होती है। नेक्स्ट आपका 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होती है। दोस्तों 1 जीबी में 1024 मेगाबाइट होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए 1024 मेगाबाइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली स्थान टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट की विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरणों की विशेषताएं होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट में होम जो होता है ना, उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी आपको।
ठीक है, ये आप याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम में टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले फ़ॉन्ट होते हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका 1943 में डब्ल्यू मोचली और जे प्रेस्पर इकट द्वारा किसी भी यांत्रिक हिस्सों को बनाए गए कंप्यूटर को क्या कहा गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आपका? इसको कहा गया था एनियक। एनियक जो था ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी कहा जाता है? दोस्तों चर्म उद्योग की राजधानी कहा जाता है कानपुर को। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कानपुर। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक है दोस्तों, ये आप जरूर याद रखना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? कानपुर को। दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन और बताता हूँ कानपुर से। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में चीनी अनुसंधान केंद्र और दलहन अनुसंधान केंद्र ये किस शहर में है? तो भारत में चीनी अनुसंधान केंद्र और दलहन अनुसंधान केंद्र ये कानपुर में है। और कानपुर में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है जिसका नाम है ग्रीन पार्क स्टेडियम। ये बहुत आता है एग्जाम में यूपी के। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है दोस्तों? कानपुर में है। ठीक है, अच्छा दोस्तों यहाँ पे ना लिखा गया आपका आगरा। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है और ये 1504 में स्थापित किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, सीतापुर, दोस्तों सीतापुर में एक मेला लगता है नैमी सारण्या का मेला। नैमी सारण्या का मेला ये कहाँ लगता है? सीतापुर में। और सीतापुर को 60,000 ऋषियों की तपस्थली भी कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, कानपुर। दीपावली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? दोस्तों बुंदेलखंड में जो अहीर समुदाय है ना वो दीपावली पर पाई डंडा नृत्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अच्छा छपेली, छपेली दोस्तों ये हिमाचल का नृत्य है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका सफ़ेद धागे का उपयोग करके की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? दोस्तों सफ़ेद धागे का प्रयोग करके की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को चिकनकारी कहा जाता है। ठीक है, चिकनकारी ये मुगलों के टाइम में शुरू की गई एक कढ़ाई शैली थी और ये चिकनकारी वर्तमान में लखनऊ में बहुत प्रसिद्ध है, ये आप जरूर याद रखना। चिकनकारी लखनऊ की बहुत प्रसिद्ध है। क्लियर। क्वेश्चन संख्या 132 क्या कहा गया है? निम्नलिखित जिलों में से किस जिले का मिलान गलत किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, अमेठी का जो मुख्यालय है वो गौरीगंज में है, ये सही है। कुशीनगर का पडरौना में, ये भी सही है। सोनभद्र का अब रॉबर्ट्सगंज में है, ये भी सही है। लेकिन जो आपका वैशाली है मतलब कौशाम्बी का मुख्यालय वैशाली नहीं मंझनपुर में है, मंझनपुर में, ये आप जरूर याद रखिएगा, ये मंझनपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। और कितने संभाग में बटे हुए हैं? 18 संभाग में इन जिलों को बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी जिले की सीमा मध्य प्रदेश को साझा नहीं करती? दोस्तों मध्य प्रदेश को अलीगढ़ की सीमा साझा नहीं करती है, ये आप जरूर याद रखिएगा, अलीगढ़ की सीमा साझा नहीं करती। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का 18वां संभाग या 18वां मंडल कौन सा बना था? 2008 में बना था, अलीगढ़ ही था। तालों के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखेंगे। अच्छा, अगला है आपका नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी जिले के रूप में पहचान किया गया? हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 8 जिले थे। ठीक है, मैं बताता हूँ नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष वो तो प्रधानमंत्री हैं, तो इसके जो अभी उपाध्यक्ष है वो सुमन बैरी। CEO कौन है? KBR सुब्रमण्यम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीति आयोग के जो CEO बने हैं वो कौन है? KBR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, याद रखिएगा। जनवरी 2018 में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में 22वें राष्ट्रीय युवा समारोह का विषय क्या था? दोस्तों इसका जो विषय था उस समय 2018 का क्वेश्चन है ये, तो संकल्प से सिद्धि, याद रखना। भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 2023 में युवा दिवस हुआ था हुबली में, हुबली जो कि कर्नाटक में, वहाँ पे युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे संबंधित है? दोस्तों दस्तक अभियान ये जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा गया उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत में चौथा बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में और इसका एरिया 240,928 है।
240 928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% भाग कवर करता है। और यूपी दिवस कब होता है? 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित विकल्पों में से उत्तर प्रदेश के शहरों का नदियों के साथ मेल सही है, वो चुनिए। देखो कैसे याद रखेंगे, ये जो गोरखपुर है ना, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। ये जो गोमती नदी है, गोमती नदी कहाँ बहती है? तो जौनपुर में गोमती नदी बहती है। सई नदी दोस्तों, सई ये प्रतापगढ़ में, और गंगा नदी बिठूर में। बस मिल गया आपका, देख सकते हो आप। एक बार दोबारा मिलाकर देख लेते हैं इसको, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। देखो, गंगा नदी बिठूर में बहती है, राप्ती नदी गोरखपुर में, गोमती नदी जौनपुर में, सई नदी प्रतापगढ़ में। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका? 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आपका? यूपी गेट गाजियाबाद से राजनगर विस्तार तक फैली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? दोस्तों भारत में जो सिक्के बनाए जाते हैं ना, इसको कौन बनाता है? तो भारत सरकार सिक्के बना सकती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में सिक्का अधिनियम कब आया था? भारत में सिक्का अधिनियम कब आया था? तो भारत में सिक्का अधिनियम 2011 में लाया गया, और इस अधिनियम के द्वारा 1000 रुपये तक का सिक्का ढाला जा सकता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, सिक्का। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपके एग्जाम में आए न्यूमिसमैटिक्स क्या है, न्यूमिसमैटिक्स क्या है, तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों सिक्कों का अध्ययन न्यूमिसमैटिक्स कहलाता है। क्लियर? चलिए, अच्छा यहाँ पे लिखा गया भारतीय स्टेट बैंक। दोस्तों स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? इम्पीरियल बैंक। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? इम्पीरियल बैंक। और इम्पीरियल बैंक बना था 1921 में। और अभी स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई शहर में है। ठीक है, मुंबई शहर में। नेक्स्ट आपका अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों पहला राज्य यूपी। ठीक है, यूपी से कम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कम तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है? तो दोस्तों भारत में जो तीसरा राज्य था वो आपका बिहार है। तो ये 3 बड़े राज्य हैं जनसंख्या के मामले में, पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जनगणना का जनक कौन है, तो भारत में जनगणना का जनक है हेनरी वॉल्टर। हेनरी वॉल्टर भारत में जनगणना का जनक है, और 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो, अगर आपसे पूछा जाए, बिहार का एक डांस बहुत पूछता है, जटा जटिन, जटा जटिन। और एक चीज़ याद रखना, बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वो है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिमी चंपारण जिले में आता है। ठीक है, और दोस्तों देखो एक चीज़ और याद रखिएगा आप, कि भारत में जो जनगणना करवाई जाती है ना, भारत में जनगणना 10 साल के अंतराल पर करवाई जाती है। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में जनगणना किस साल के अंतराल पे होती है, तो 10 साल के अंतराल पर। चलिए क्वेश्चन संख्या 141, क्वेश्चन संख्या 141 क्या कहता है? कहता है भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों भारत में बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है, जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। ये कथन बिल्कुल सही है। तो इसका पहला ही कथन सही है, बाकी सारे आपके गलत हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा लोकपाल के बारे में, बैंकिंग लोकपाल। चलो क्वेश्चन बताओ कि जो बैंकिंग लोकपाल है वो कितनी पूंजी वाले बैंकों को रखना अनिवार्य कर दिया गया है? कमेंट में क्वेश्चन सुनिएगा, आरबीआई द्वारा कितनी पूंजी वाले बैंकों को ओम्बड्समैन रखना अनिवार्य कर दिया गया है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट आपका, जुलाई 2018 में मस्कट में आयोजित भारत ओमान संयुक्त व्यापार परिषद के 8वें सत्र का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन थोड़ा पुराना है और ये एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। और ये थे आपके सुरेश प्रभु। ओमान की राजधानी याद रखना, मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट है। उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य सभी उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब प्रदान करना है। तो दोस्तों उस योजना का नाम क्या था जिसमें एलईडी बल्ब दिए गए? तो आप याद है, उजाला योजना।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, जो 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका महिला एकल विंबलडन 2018 किसने जीता है? दोस्तों विंबलडन जो जगह है वो कहाँ पे आती है? विंबलडन जगह ये लंदन में आती है। ठीक है, तो ये किसने जीता था? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ये एंजेलिक कर्बर ने जीता था, एंजेलिका कर्बर ने जीता था। क्लियर, ये आप याद रखिएगा। जुलाई 2018 में बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड ओपन वर्ल्ड टूर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आपका? नोजोमी ओकुहारा। नोजोमी ओकुहारा को ने ये जीता था। ठीक है, और पीवी सिंधु को हराया था इन्होंने। ये जापान की खिलाड़ी है। फ्रांस की रूस में 2018 फीफा के जीतने के बाद खिलाड़ी और प्रबंधक के रूप में विश्व कप जीतने वाला कौन सा व्यक्ति बना है? मतलब ये इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, डिएडर डेस्चैप्स। ठीक है, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यूपी है। और एक चीज़ याद रखना, दूध के मामले में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों लो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। देखो उत्तर प्रदेश में ना एक जिला है आपका, वो है चंदौली, और चंदौली का एक चावल है आपका आदम चीनी चावल, और आदम चीनी चावल को अभी हाल ही में क्या मिला? जीआई टैग मिला। तो ये आप याद रखना, आदम चीनी चावल किस ज़िले का है? तो चंदौली ज़िले का, इसको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका एपेडा का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों एपेडा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। सही जवाब बनेगा आपका एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। एपेडा कब बना था दोस्तों? एपेडा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एपेडा 1985 में बना था। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसको स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका नाफेड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, नाफेड। ठीक है, नाफेड की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा है कृषि किस सूची का विषय है, तो कृषि राज्य सूची का विषय है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया नबार्ड। नबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। और नबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है आपका। इसमें कहा गया है क्या कहा गया है? कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जा सकती है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे आप लंबवत खेती। ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग, इसको वर्टिकल फार्मिंग कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अच्छा हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? बिना मिट्टी के जल में पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। एरोपोनिक्स क्या है? हवा में पौधे उगाना एरोपोनिक्स कहलाता है। क्लियर दोस्तों, चलिए फिर ये था आज का मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो उनके आंसर कीजिएगा। बाकी मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।